आज हमने अपने टेस्ट श्रृंखला का 50वां सेट संख्या को 50वां क्रमांक को पूरा कर लिया और इसी के साथ काफ़ी खुशी है। चलिए इस सेट को बनाते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 91, और ये कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के धर्म के संदर्भ में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के संदर्भ में बताना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी कि ये सही आपको इसमें चुन के बताना है। पहला कथन ये करा है, धार्मिक प्रथाओं के लिए मंदिरों का बृहत पैमाने पर यानी कि बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर विकास हुआ था। तो ये जो है पहला कथन यहाँ पर गलत है, बिल्कुल नहीं हुआ था। तो वहाँ पर जो है हड़प्पा के लोग जनन क्षमता के प्रतीक देवी माँ की आराधना और पूजा करते थे। कुछ ऐसे मोहर थे जिस पर जो है स्वास्तिक का भी चिन्ह पाया गया है। और उसके बाद बात करें तो नाग देवता की पूजा, सर्प पूजा, वृषभ पूजा, ये सब जो है काफ़ी प्रचलित थी। नाग देवता के, वृषभ यानी कि सांड के, ये सब जो है शिव के प्रतीक में शामिल है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इन सब के जो है चिन्ह मिले हैं। हालांकि बृहद पैमाने पर मंदिरों का निर्माण वहाँ पर विकास नहीं हुआ था, ये यहाँ पर गलत है। तो पहला कथन यदि गलत है तो विकल्प ए यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पशुओं की पूजा की जाती थी। तो बिल्कुल वृषभ नाम के जो है एक जानवर की पूजा करने का वर्णन जो है सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के लोगों में मिल रहा है। इस प्रकार जो है यह दूसरा कथन सही है। तो दूसरा कथन है तो विकल्प डी गलत है, विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 92 और प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के दौरान कनौज पर नियंत्रण के लिए लंबे समय तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था। यहाँ पर यह ध्यान देना है, नहीं पूछ रहा है या है। तो यहाँ पर बताना है कि कनौज क्षेत्र पर जो है नियंत्रण के लिए, सबसे पहले कनौज क्षेत्र जो है ये जब गंगा उत्तराखंड से होते हुए यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से जाकर अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसी के व्यापार मार्ग पर जो है कनौज यूपी में स्थित है। ये बात आप लोग जानते हैं। और ये जो कनौज है, ये आज अभी का जो कनौज है ये रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। और इस रेशम मार्ग होने के कारण इसने जो है राजनीतिक वाणिज्यिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया था। हालांकि उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया बात करें तो ये हर्षवर्धन के साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। ये बात आप इससे संबंधित, कनौज से संबंधित ध्यान रख सकते हैं कि ये हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो है प्रथम राजधानी थी। उसके बाद और बात करें इस प्रश्न के बारे में तो 8वीं शताब्दी के दौरान जो है कनौज पर कंट्रोल करने के लिए 3 प्रमुख साम्राज्य जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, यानी कि गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनके बीच जो है त्रिगुटीय संघर्ष हुआ। और पाल शासकों ने भारत के पूर्वी हिस्से पर, ईस्ट वाले हिस्से पर पाल शासकों ने जो है शासन किया पूर्वी हिस्से पर, वह जबकि पश्चिम भारत पर जो है अवंती जालोर क्षेत्र है, इस पर प्रतिहारों का नियंत्रण था। वेस्ट में जो है ये प्रतिहारों का नियंत्रण था। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद राष्ट्रकूट ने जो है ये दक्कन क्षेत्र पर जो है शासन किया। तो ये जो है ये डेक्कन क्षेत्र पर जो है शासन कर रहे थे, ये भी इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और इन्हीं तीनों लोगों के साथ जो है यह युद्ध हुआ, तो इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और इसमें जो है चालुक्य जो है नहीं थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है, क्योंकि नहीं पूछा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है कि सही पूछा जा रहा है या सही नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला कथन ये कर रहा है कि नागपंथी संत गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के अनुयायी थे। तो यहाँ पर जो है पहला कथन बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, ये नागपंथी संप्रदाय से जो है संबंध रखते हैं और ये जो है गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान में पुजारी है। तो गोरखनाथ और उनमें जो गोरखनाथ मंदिर में जो मत्स्येंद्रनाथ का जो मूर्ति लगा हुआ है, ये जो है नागपंथी संप्रदाय के उपराई थे। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है, पहला का सही है। तो विकल्प बी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये हिंदू धर्म में जो है शैव धर्म का, यानी कि शिव से जुड़े धर्म का जो है एक उप संप्रदाय है। और यह जो नागपंथी आंदोलन है ये
मध्ययुगीन भारत का एक आंदोलन रहा है, जिसमें भारत के बौद्ध धर्म, शैव धर्म और योग परंपराओं के विचार को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें बौद्ध धर्म, शैव धर्म और योग परंपराएं, इस तीनों को जो है इस नागपंथी वाले आंदोलन में सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद प्रारंभिक मध्यकालीन संत जो है मत्स्येंद्रनाथ और उसके जो शिष्य है गोरखनाथ, ये नागपंथ संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। यानी कि इन्होंने ही ने ये मत्स्येंद्रनाथ और इनके जो है शिष्य है गोरखनाथ, इन दोनों ने ही मिलकर इस संप्रदाय को जनन किया और आगे बढ़ाया। ठीक है, और ये वे अलौकिक शक्तियों और प्रथाओं में विश्वास करते थे। वे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में बढ़ते तंत्रवाद से भी प्रभावित थे। तो ये तो कह रहा है कि वे अलौकिक शक्ति और प्रथाओं में विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन गलत है। ये जो है अलौकिक शक्ति और प्रथाओं में विश्वास करते थे और तंत्रवाद से भी प्रभावित थे। उसके बाद तीसरा कथन ये कह रहा है कि उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों द्वारा दावा किए गए विशेष अधिकारों की निंदा की। तो यहाँ पर तीसरा कथन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर विकल्प 2 जो है गलत है, विकल्प 2 गलत है। तो ये सब जो है गलत है। 1, 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। यानी कि इस संप्रदाय के कई योगी निम्न जातियों के थे। उन्होंने निम्न जाति होने के कारण, यानी कि निचले जाति होने के कारण जाति व्यवस्था और ब्राह्मण को जो विशेषाधिकार मिला था उस चीज़ का जो है निंदा किया। और ये जिस मार्ग का अनुसरण करते थे उसको तंत्र के रूप में जाना था, जो सभी के लिए जो है खुला था, चाहे वो किसी भी जाति से हो। तो इस प्रकार जो है केवल 1, 3 जो है इसमें कथन सही है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। और प्रश्न संख्या 94 यहाँ पर ये कह रहा है कि हाल ही में सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इन स्पेस की प्राथमिक भूमिका क्या है? क्या दूरसंचार के लिए सूक्ष्म उपग्रह बनाना, या नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ निकटता से सहयोग करते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान करना, या भारतीय अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी व्यवसायियों को बढ़ावा देना, या स्पेक्ट्रम आवंटन की नीलामी और मूल्य निर्धारण का विनियमन और निर्धारण करना। तो यहाँ पर जो है विकल्प सी सही है। इसरो का जो है यह एक प्रोजेक्ट है और इस पर जो है इसरो ने जो है इसका गठन किया है। इन स्पेस का इसरो के सहयोग से इसका गठन किया गया है और इसका मुख्य काम जो है भारतीय अंतरिक्ष जो गतिविधि है उनमें निजी व्यवसायियों को जो है शामिल करने का जो है मुख्य इसका लक्ष्य है। और तो इस प्रकार जो है इन स्पेस के लिए यहाँ पर इस 94 प्रश्न का विकल्प सी जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 और प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि खजुराहो मंदिर परिसर को निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? तो खजुराहो मंदिर परिसर चंदेल राजवंश, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। चंदेल राजवंश द्वारा जो है इसको संरक्षण प्रदान किया गया था, जो कि 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक जो है अपने ये शासन जो है चंदेलों का अपने चरमोत्कर्ष पर था। और अभी वर्तमान में बात करें तो केवल यहाँ पर जो है 20 ही मंदिर अस्तित्व में हैं और ये 3 अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं। उसके बाद 2 भिन्न धर्मों हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। तो हिंदू और जैन धर्म से जो है खजुराहो के मंदिर संबंधित है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और खजुराहो के सभी मंदिर जो है ये बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार जो है खजुराहो के मंदिर जो है ये बलुआ पत्थर से बने हैं और चंदेल शासकों ने इसको संरक्षण दिया था। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए, यानी कि नग्न अर्धनग्न आकृतियों और मूर्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कामुक मूर्ति जो है यहाँ के दीवारों के स्तंभों पर जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद खजुराहो की मूर्तियाँ जो है विशेषताओं के साथ उत्कृष्ट शैली की हैं। वे लगभग पूर्णतः उभरी हुई निकासी से युक्त है और नुकीली नाक, उभरी हुई ठोड़ी, लंबी तिरछी आंखें और भौहों के कारण आसपास के प्रस्तरों से जो है भिन्न प्रतीत होता है। लक्ष्मण मंदिर पंचायतन शैली का है। यह चंदेलों के समय की पूर्णतः विकसित मंदिर वास्तुकला शैली को दर्शाता है। तो यहाँ पर खजुराहो में जो है एक लक्ष्मण मंदिर है, ये जो लक्ष्मण मंदिर है ये चंदेलों के समय की है और उस समय की पूर्णतः विकसित मंदिर वास्तुकला को जो है यह चंदेलों के वास्तुकला को यह लक्ष्मण मंदिर दिखाता है। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प बी था, चंदेल वंश।
और ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। ये रिपोर्ट से संबंधित है और कहा जा रहा है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाली वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट GAM, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? क्या ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है या राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है या विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है या आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि OECD द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों, ये जो वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है, ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है और 2020 में जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में जो है पृष्ठभूमि पहचान और क्षमता, जिसमें चाहे लिंग के कारण कोई शिक्षा से पीछे रह गया हो या आयु के कारण या निर्धनता के कारण या दिव्यांगता के कारण या जातीयता के कारण या उत्पत्ति के कारण या भाषा के कारण या धर्म के कारण या प्रवास के कारण या विस्थापन की स्थिति के कारण या यौन अभिमुखता के कारण या लिंग पहचान के अभिव्यक्ति के कारण या अंतर्ज्ञान के कारण, तो इसके लिए जो है शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थियों के वंचित होने के प्रमुख कारकों का जो है यह गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट। इन सब आधारों पर जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, इसके लिए विश्लेषण प्रस्तुत करती है। तो इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के दौरान जो है जो बच्चे शिक्षा से माने वंचित रह गए हैं, उसके लिए जो है उस पर जो है पहल की गई है और इसमें कहा गया है कि जो लोग शिक्षा मामलों में कोविड-19 महामारी के कारण जो है शिक्षा से वंचित होने के मामले में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। निम्न और मध्यम आय वाले लगभग 40% देश ने अस्थायी तौर पर विद्यालय बंद कर दिया। इससे जो है विद्यालय बंद हो गया, जिससे जो है काफ़ी इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाली मियावाकी विधि क्या है? तो काफ़ी जो है ये चर्चा में रहा है और बार बार आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। तो मियावाकी विधि जो है जापान की एक टेक्निक है। तो वनों को उगाने की एक अनोखी तकनीक है। चावल की खेती करने की चीनी तकनीक है। तो यहाँ पर विकल्प भी गलत है। औद्योगिक बहिष्कार का उपचार करने की तकनीक है, ये भी गलत है। अर्थव्यवस्था में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाने का, तो ये भी गलत है। यहाँ पर पहला विकल्प जो है सही है। वनों को उगाने की ये एक अनोखी तकनीक है और जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया है, इसलिए इसको मियावाकी विधि कहते हैं। और इस विधि के अंतर्गत जो है माने दर्जनों देसी प्रजातियां जो है एक ही क्षेत्र में एक दूसरे के नज़दीक में रोपा जाता है। और यह सुनिश्चित किया जाता है कि पौधों को केवल ऊपर से ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो, उनका विकास दाएं बाएं के तुलना में ऊपर की ओर हो। तो यह पत्ती जो है पौधे के 10 गुना जो है पौधे के वृद्धि करने में सहायता करती है। 10 गुना वृद्धि होती है, ठीक है। और वृक्षारोपण सामान्य से 30 गुना अधिक होता है। इसमें एक ही क्षेत्र में दर्जनों देसी प्रजातियों का जो है रोपण किया जाता है। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। जो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि सम्राट अशोक के शासनकाल की बात पूछी जा रही है, यानी कि मौर्य काल की बात ये पूछी जा रही है। तो सम्राट अशोक के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सही है। तो इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन पीटी में आते हैं सम्राट अशोक से, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो पहला कथन ये कर रहा है कि अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा से प्रत्यक्ष संवाद करने वाला वह प्रथम भारतीय सम्राट था। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है यह सही बात है कि इन्होंने जो है उस समय तो टेलीफोन, मीडिया, मोबाइल फ़ोन, टीवी ये सब चीज़ तो थे नहीं। और लोगों से संवाद का माध्यम कैसे हो, तो सबसे पहले इन्होंने जो है अभिलेखों के माध्यम से शिलालेखों पर खुदाई करवा के जगह जगह अभिलेख लिखवा के इन्होंने जो है प्रत्यक्ष संवाद जनता से, लोगों से कायम करने का प्रयास किया। तो ऐसा करने वाला यह प्रथम भारतीय सम्राट था। पहला कथन जो है यहाँ पर सही है। यदि पहला कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प डी जो है गलत हो जाएंगे। बात करें दूसरे कथन की, तो दूसरा कह रहा है कि अशोक के अभिलेख केवल भारत में पाए गए हैं। तो यहाँ पर ये कहना जो है गलत है। अशोक के अभिलेख जो है केवल भारत में ही नहीं पाए गए हैं, बल्कि ये अशोक के अभिलेख की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान के कांधार में भी पाए गए हैं।
तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि सिर्फ भारत में कहना ये गलत है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर गलत है। और तीसरा कथन ये कह रहा है कि संस्कृत के साथ साथ अभिलेखों पर अरामाइक और यूनानी जैसी भाषाओं का भी उपयोग किया गया था। तो संस्कृत के साथ साथ जो है यूनानी और अरामाइक जैसी भाषाओं का भी प्रयोग किया गया था। संस्कृत के साथ साथ जो संस्कृत नहीं, ब्राह्मणी या इसे प्राकृत कह सकते हैं, इन दोनों भाषाओं के साथ साथ आरामाइक और यूनानी जैसी भाषाओं का भी उपयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा कथन भी गलत है। और तीसरा भी गलत है तो यहाँ पर दूसरा भी गलत था ही। विकल्प एक यानी कि केवल एक जो है यहाँ पर सही है। ये केवल भारत में नहीं, अफगानिस्तान वगैरह में भी पाए गए हैं। अशोक के शासनकाल की बात करें तो इन्होंने जो है मूल रूप से 268 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। और इनके शिलालेखों की बात करें तो उसको 3 भाग में हम बांट सकते हैं: स्तंभ शिलालेख, प्रमुख शिलालेख और लघु या छोटे शिलालेख। तो 3 भाग में बांट कर इसे पढ़ सकते हैं पढ़ने की दृष्टि से। उसके बाद बात करें तो 13वें बृहद शिलालेख पर जो है इनके, ये बात आपको पीटी के हिसाब से ध्यान रखनी है कि 13वें बृहद शिलालेख पर जो है कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। कलिंग विजय की बात करें तो ये जो है 13वें शिलालेख पर है। यूनानी राजाओं जैसे सीरिया के एंटियोकस, मिस्र के टॉलमी यानी तुर्मै और सीरिन के मगस यानी मैका, मैसेडोनिया के एंटीगोनस यानी अंतिकिनी और एपिरस के सिकंदर अलिक सुंदरों पर अशोक के धाम विजय का उल्लेख है। इसे पांडचोल आदि का भी उल्लेख है। तो ये सब बात भी आप इससे संबंधित ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की धातु की मूर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि धातु की मूर्तियां बनाने में बालू संकचन यानी कि सैंड कास्टिंग सर्वाधिक प्रचलित तकनीक थी। बालू की धातु की मूर्तियां बनाने में जो है ये सैंड कास्टिंग काफ़ी प्रचलित थी। उसके बाद दूसरा कथन ये कर रहा है कि केवल वर्ड पे यहाँ पे ध्यान देना है, केवल मानव आकृतियाँ धातु से निर्मित थी। और तीसरा ये कह रहा है कि उत्तरकालीन हड़प्पा और ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में धातु की ढली मूर्तियों का अभाव था। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तीनों विकल्प जो है यहाँ पर गलत है। भ्रष्ट मोम संकचन टेक्निक का जो है प्रयोग किया जाता था। बालू संकचन, प्लास्टर संकचन आदि धातु की ढलाई की कुछ विधियां हैं। इनमें से भ्रष्ट मोम संकचन का उपयोग जो है इसमें यहाँ पर जो है हड़प्पा में किया जाता था कांस्य मूर्ति के निर्माण के लिए। और मानव और पशु दोनों की कांस्य आकृतियों को तराशा गया है। तो यहाँ पर केवल मानव की आकृतियों का ही कहना गलत है। मानव और पशु जो है इसमें दोनों शामिल है। मानव आकृतियों के उदाहरण में चर्चित जो है नृत्यरत लड़की एवं एक नाचते हुए लड़की की मूर्ति सम्मिलित है। पशु के आकृति में बात करें तो उठल सिर, पीठ और बड़े सींग वाले भैंसा, बकरी की मूर्ति है। लोथल से तांबा का एक कुत्ता, पक्षी व कालीबंगा से एक बैल की आकृति भी प्राप्त हुई है। तो ये बातें भी इससे संबंधित आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो है उत्तरकालीन हड़प्पा और ताम्रकालीन स्थलों में धातु की ढली मूर्तियों का अभाव है। तो धातु की ढलाई जो है निरंतर चली आ रही परंपरा प्रतीत होती है और मूर्तियां गढ़ने की परंपरा सदियों तक जारी रही। उत्तरकालीन हड़प्पा और महाराष्ट्र के दायमाबाद जैसे चालकोलिथिक स्थलों ने धातु निर्मित मूर्तियों के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए यहाँ पर कथन 3 जो है सही नहीं है, अभाव नहीं था, ये भी जो है प्रेजेंट था। तो यहाँ पर केवल एक जो है यहाँ पर सही है, कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। संख्या 100 और इसी के साथ जो है सेट 50 समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम आपसे अगले सेट के साथ, सेट संख्या 51 में। तो चलिए सेट संख्या 50 को कर लेते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला वेशक शब्द जो है ये संबंधित है। तो वेशक शब्द की बात करें तो ये सुर्खियों में रहने वाला वेशक शब्द संबंधित है चकमा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक यानी कि हर साल जो है यह त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पर विकल्प ए ही जो है इसका सही उत्तर है। ये विकल्प जो है तीनों यहाँ पर गलत है। चकमा समुदाय जो है ये दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश जो है इनके दक्षिण पूर्वी वाले भागों में, दक्षिण पूर्वी वाले चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में जो है ये लोग निवास करते हैं, बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व भाग में।
और उसके बाद बात करें तो मिजोरम भारत का चकमा स्वायत्त जिला परिषद का सबसे बड़ा निर्जातीय समुदाय है। लगभग 50,000 चकमा अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह में निवास करते हैं और ये वहाँ दूसरे सबसे बड़े निर्जातीय समुदाय भी हैं। चकमा समुदाय के अधिकांश लोग जो है थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो है थेरवाद बौद्ध धर्म के जो है ये चकमा समुदाय के लोग जो है अनुयायी हैं। और उसके बाद बात करें तो चकमा समुदाय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार जो है, कुछ और त्यौहार जान लेते हैं। बेशक तो है ही, साथ साथ इसके साथ जानेंगे तो बीजू भी चकमा का ही त्यौहार है। उसके बाद अल्फा लोनी भी इन्हीं का त्यौहार है। बुद्ध पूर्णिमा भी इन्हीं का त्यौहार है। और कठिन सीवर दान भी इन्हीं का त्यौहार है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और चकमा समुदाय अनेक बौद्ध त्यौहार मनाते हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है ये बौद्ध पूर्णिमा है, जो आप ध्यान रख सकते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वेसक, या ये वेसक शब्द का मतलब यहाँ पर वेसक या वैसाख कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे वेसक कहा जाता है। दुनिया भर में यह बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है और यह बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का वार्षिक रूप से उत्सव मनाया जाता है, जिसमें उनके जन्म उनका जन्म यानी कि बर्थ, ज्ञान की प्राप्ति और उसके बाद उनके महापरिनिर्वाण को यह बताता है। यह वैशाख आमतौर पर मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो अभी रिसेंट में ही इसे मनाया गया है और आप इसे जो है ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार जो है सेट क्रमांक 50 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।